नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, लेक्चरर शिक्षा शास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ B.Ed M.Ed नेट के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रृंखला का यह चौथा वीडियो है। हमारा पहला प्रश्न है, मैकडूगल ने किस मूल प्रवृत्ति को प्रकृति का उज्ज्वलतम और सुंदरतम आविष्कार कहा है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, पैतृक प्रवृत्ति को मैकडूगल ने प्रकृति का उज्ज्वलतम और सुंदरतम आविष्कार कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियां चरित्र निर्माण करने के लिए कच्ची सामग्री हैं। शिक्षक को अपने सब कार्यों में उनके प्रति ध्यान देना आवश्यक है। यह कथन है, तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। यह कथन है रॉस का। हमारा तीसरा प्रश्न है, मित्रों आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से शिशु का मन अस्थिर होता है, उसी प्रकार से किशोर का भी मन अस्थिर होता है, वह सामाजिक रूप से समायोजित नहीं कर पाता। हमारा अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसका कथन है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन वुडवर्थ से संबंधित है, वुडवर्थ ने यह कथन कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, कोल एवं ब्रूस ने किस अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, विकल्प बी, कोल एवं ब्रूस ने जो है बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, रॉबर्ट गेने ने द कंडीशंस ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक की रचना की है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक को पाचन क्रिया पर किए गए कार्य के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, इयान पावलोव को जो है 1904 में पाचन क्रिया पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि ये जो है पाचन तंत्र से संबंधित ही जो है इनका मुख्य रिसर्च था, और यह एक रूसी चिकित्सक थे। हमारा अगला प्रश्न है, इयान पावलोव से संबंधित है, कौन सा सिद्धांत इयान पावलोव का है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत। इयान पावलोव का सिद्धांत कौन सा है? अधिगम का शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर का है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से है। और क्षेत्र सिद्धांत जो है कुर्ट लेविन या कर्ट लेविन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को जाना जाता है? तो विकल्प ए है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जाना जाता है। विकल्प बी है ESR सिद्धांत, इसे भी जाना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में जो है उद्दीपन को स्टिमुलस बोलते हैं और अनुक्रिया को रिस्पांस बोलते हैं, इसलिए जो है इसे ESR सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। विकल्प सी है संबंधवाद सिद्धांत, तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को संबंधवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और सभी प्रकार से यह प्रश्न आता है। तो हमारा अगला है बंधन सिद्धांत, तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को बंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, संयोजन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प ई, उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था
तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, बिल्ली पर। थॉर्नडाइक का जो प्रसिद्ध प्रयोग था किस जानवर पर था? बिल्ली पर था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाल्यावस्था के सामाजिक विकास से संबंधित है? तो पहला विकल्प है समूह सदस्यता। तो बाल्यावस्था का जो सामाजिक विकास होता है बाल्यावस्था में, तो समूह सदस्यता जो है, बच्चे अपने उम्र के बच्चों के साथ जो है छोटे छोटे समूह बना लेते हैं, जिसके कारण जो है इसे गैंगेज के नाम से ही जाना जाता है। तो समूह सदस्यता है सामाजिक स्वीकृति की चाह। बालक जो भी करना चाहता है वो सोचता है कि इससे जो है परिवार और समाज की मान्यता प्राप्त हो जाए। तो विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी, मित्र चयन करने में बहुत माहिर होते हैं। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवेग की विशेषता है? तो पहला है संवेगों की व्यापकता। संवेग व्यापक होते हैं, संकीर्ण नहीं होते हैं। विकल्प बी है शारीरिक परिवर्तन। यह भी सही है। जब भी सांवेगिक अवस्था होती है तो हमारी भाव भंगिमाओं में, हमारे शारीरिक शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। विकल्प सी है संवेगों का स्थानांतरण। व्यक्ति जब काफ़ी संवेग आवेश में होता है तो उसका स्थानांतरण भी होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है अपने बालक को डांट रहा, उसकी माँ जो है आके कुछ कह दे तो जो गुस्सा होता है वह माँ के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी 14। मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? 14 है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक संवेग हैं? तो हमारा पहला विकल्प है भय, दूसरा विकल्प है क्रोध, तीसरा विकल्प है ईर्ष्या और चौथा विकल्प है आश्चर्य। तो इसमें जो है नैसर्गिक संवेग नहीं होना चाहिए था, प्रश्न नहीं छूट गया है। निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक संवेग नहीं है? तो इसमें भय नैसर्गिक संवेग है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तब भय के साथ जो ही पैदा होता है। क्रोध भी उसके अंदर होता है और आश्चर्य भी होता है। जो कुछ वह देखता है बहुत आश्चर्य के साथ देखता है। ईर्ष्या बाद में उत्पन्न होती है, इसलिए जो है ईर्ष्या जो है नैसर्गिक संवेग नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास की दृष्टि से किस काल को अनोखी अवस्था कहा जाता है? यह प्रश्न रिपीट हो गया, अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कोल एवं ब्रूस के अनुसार। तो हमारा सही आंसर है किस काल को अनोखी अवस्था कहा जाता है संवेगात्मक विकास की दृष्टि से? बाल्यावस्था को अनोखी अवस्था कहा जाता है संवेगात्मक विकास की दृष्टि से। हमारा अगला प्रश्न है, हेलन बी के अनुसार नैतिक विकास का पक्ष है। तो हेलन बी ने बताया था कि नैतिक विकास के कुल 3 पक्ष होते हैं। पहला है नैतिक व्यवहार है, दूसरा है नैतिक भावना, यह भी है, तीसरा है नैतिक निर्णय। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर है। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर है, पहला है नैतिक यथार्थता। तो नैतिक यथार्थता है, दूसरा है नैतिक समानता, यह भी है, तीसरा है नैतिक सापेक्षता, यह भी है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। जीन पियाजे ने नैतिक विकास के कुल 3 स्तर बताए हैं। पहला है नैतिक यथार्थता, दूसरा नैतिक समानता, तीसरा नैतिक सापेक्षता। हमारा अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने सोपान बताए हैं? तो कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास के कुल 7 सोपान बताए। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कुल 3 स्तर बताए। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कुल 3 स्तर बताए हैं और 7 जो है सोपान बताए हैं, 7 लेवल बताए हैं और 3 स्टेज बताए हैं। तो पहला स्टेज है पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था। यह कुल 3 स्टेज हैं या अवस्था इसको आप कर सकते हो। और
कुल 7 स्तर हैं। 7 स्तर के नाम मैंने प्रश्नों के माध्यम से लिख दिया है, आगे आपको मालूम हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोहल वर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है? तो पहला है आत्म केंद्रित निर्णय। आत्म केंद्रित निर्णय हमारा सही, मतलब यह सही है, पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है। दूसरा है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, यह भी हमारा सही है। जो है कोहल वर्ग ने आत्म केंद्रित निर्णय के लिए 0 दिया है और दंड तथा आज्ञा पालन के लिए 1 दिया है। ठीक है। अगला है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, यह भी है। ठीक है, तो यह तीनों जो है पूर्व परंपरागत स्तर पे हैं। अगला है परस्पर एक रूप अभिमुखता, तो यह भी हमारा सही है, तो विकल्प ई हमारा सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोहल वर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है? तो पहला है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, यह भी है परंपरागत स्तर से संबंधित है। अगला है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, तो यह भी है उत्तर परंपरागत स्तर से संबंधित है। और सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यह भी है और यह भी उत्तर परंपरागत स्तर से संबंधित है। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार से जो नैतिक विकास के लेवल हैं, स्तर हैं, ठीक है, वह कुल 7 हैं। किसके अनुसार? कोहल वर्ग के अनुसार। और कितनी अवस्थाएं हैं? कुल 3 अवस्थाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर एक अनुकूलन की प्रक्रिया है, किसकी परिभाषा है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसकी परिभाषा है? स्किनर की परिभाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। ठीक है, तो यह परिभाषा संबंधित है, यह परिभाषा है विकल्प बी, गिलफोर्ड से संबंधित है, तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम की विशेषता नहीं है? तो पहला है अधिगम विकास है, यह सही है। विकल्प बी है अधिगम अनुभवों का संगठन है, यह भी सही है। तीसरा है अधिगम निरुद्देश्य होता है, अधिगम का कोई उद्देश्य नहीं होता, यह कथन गलत है। अधिगम निरुद्देश्य नहीं होता बल्कि सोद्देश्य होता है। ठीक है, सोद्देश्य होता है, सउद्देश्य होता है, तो यह हमारा गलत है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। और अगला है डी, अधिगम क्रियाशील होता है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए अधिगम सोपानकी नामक शब्द का प्रयोग किया है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, आर्यन गैने ने, रॉबर्ट गैने ने जो है अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए अधिगम सोपानकी नामक शब्द का प्रयोग किया है। अभी ऊपर मैंने आपको बताया द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? आर्यन गैने हैं। तो आर्यन गैने ने द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में एक अधिगम सोपानकी प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने कुल 8 पद बताए हैं, इसलिए इसे अष्ट सोपानकी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गैने के अष्ट सोपानकी में सबसे निचले स्तर पर है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, संकेत अधिगम। विकल्प सी, संकेत अधिगम जो है गैने की अष्ट सोपानकी में सबसे निचले स्तर पे जो साइन लर्निंग होती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, गैने की अष्ट सोपानकी में सबसे शीर्ष पर निम्न में से कौन सा है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, समस्या समाधान जो है उसमें सबसे ऊपर है, सबसे शीर्ष पर है। कहाँ पे? अधिगम के जो अष्ट सोपानकी है गैने द्वारा प्रतिपादित। ठीक है, तो
इसमें एक बार मैं आपको बता देता हूं कि सबसे निचले स्तर से प्रारंभ करते हुए कि जो 8 स्तर हैं कौन कौन से हैं। सबसे नीचे मालूम हो गया आपको संकेत अधिगम, उसके बाद जो है उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उसके बाद है श्रृंखला अधिगम, उसके बाद है शाब्दिक अधिगम, उसके बाद है बहुविभेदन, बहुविभेदन अधिगम, ठीक। उसके बाद है संप्रत्यय अधिगम, उसके बाद है सिद्धांत अधिगम और सबसे शीर्ष पे है समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे कहते हैं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अधिगम वक्र कहते हैं। अधिगम वक्र कहते हैं किसे? सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को रेखांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अधिगम वक्र का प्रकार है? तो पहला है सरल रेखी प्रकार है, दूसरा है उन्नतोदर वक्र, यह भी सही है, और विकल्प सी है नतोदर वक्र, यह भी सही है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। सरल, उन्नतोदर और नतोदर यह हमारा तीनों है, तो इसलिए विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है अधिगम प्रक्रिया में अधिगम अनुभव के महत्व को समझने के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने अनुभव संकुल का सिद्धांत पर जो है प्रदर्शित किया? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, एडगर डेल ने जो है अधिगम प्रक्रिया में अधिगम अनुभव के महत्व को समझने के लिए अनुभव संकुल का प्रतिपादन किया था। किसने? एडगर डेल ने, ठीक है। हमारा अगला है प्रश्न, तीसवां एवं अंतिम प्रश्न है एडगर डेल ने अपने अनुभव संक में कितने प्रकार के अनुभव संकुओं का विवरण दिया है? तो हमारा सही आंसर विकल्प बी, 12 अनुभव संक का वर्णन जो है एडगर डेल ने अनुभव संक सिद्धांत में दिया है। एक बार मैं उन 12 का नाम आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो उसमें जो सबसे अगर नीचे देखा जाए, जैसे इन्होंने एक शंकु बनाया है, तो शंकु आप लोगों को मालूम है कैसा होता है, ठीक। तो सबसे निचले स्तर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप ऐसे बनाना है और सबसे नीचे यह है, सबसे ऊपर आपका यह पिंट है। तो सबसे निचले स्तर पे है प्रत्यक्ष प्रयोजन, प्रत्यक्ष प्रयोजनशील अनुभव, प्रत्यक्ष प्रयोजनशील अनुभव। उसके बाद है प्रकल्पित अनुभव, प्रकल्पित अनुभव। उसके बाद है नाट्य अनुभव, नाट्य अनुभव। उसके बाद है प्रदर्शन, ठीक है। सबसे नीचे प्रत्यक्ष प्रयोजनशील अनुभव, उसके बाद है प्रकल्पित अनुभव, उसके बाद है नाट्य अनुभव, उसके बाद है प्रदर्शन। ये 4 हो गए। इसके बाद हमारा 5वां है क्षेत्र भ्रमण, 5वां है क्षेत्र भ्रमण। 6ठा है प्रदर्शनी वस्तुएं, प्रदर्शनी वस्तुएं। 7वां है दूरदर्शन, पूछा जाता कौन सा किस क्रम पे है। 8वां है चलचित्र, ठीक। 9वां है रेडियो प्रसारण, रेडियो प्रसारण। 10वां है स्थिर चित्र, स्थिर चित्र। 11वां है दृश्य प्रतीक, दृश्य प्रतीक। और 12वां है शब्द प्रतीक, 12वां है शब्द प्रतीक। तो एडगर का जो संक है, अनुभव संक, उसमें कुल 12
जो है उन्होंने शंकुओं का विवरण दिया है। मतलब वो अनुभव के प्रकार हैं, ठीक है, वो अनुभव के प्रकार हैं। कहाँ से लेकर सबसे निचले पायदान पे प्रत्यक्ष प्रयोजनशील अनुभव, सबसे ऊपर शब्द प्रतीक। तो मित्रों इस वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्नों को रखा था और सभी प्रश्न जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।